हेलो दोस्तों, स्टडी पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा एपिसोड जो होने वाला है वो होने वाला है उस दिन के बारे में, उस टाइम के बारे में जब इंसान ने धरती पे जहन्नुम देखा। धरती पे वो ताकत देखी जो कि सूरज से भी हज़ारों गुना ज़्यादा बड़ी थी। बिल्कुल आपने सही सुना, डैट इज़ अबाउट द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी। तो वर्ल्ड हिस्ट्री का ये जो वाक्य है, ये जो इंसिडेंट है, ये जो स्टोरी है, वो किस तरीके से चलती है और ऐसे क्या हालात पैदा हो जाते हैं कि एटॉमिक बॉम्ब्स फाइनली जापान के ऊपर गिराने पड़ते हैं, जिसका खामियाजा जो है वो जापान के लोग आज तक भी भुगत रहे हैं। और जिससे ये भी कहीं ना कहीं पता लग जाता है कि इंसान खुद को बर्बाद करने में कितनी दूर तक निकल चुका है। टेक्नोलॉजी को डेवलप करके हम पूरी धरती को, इंसानियत को किस तरीके से ख़तरे में ऑलरेडी डाल चुके हैं। इंसान का लालच उसको कहाँ तक ले जा सकता है, ये भी स्टोरी कहीं ना कहीं ये बयान करती है। तो जब भी एटॉमिक बॉम्ब्स की बात होती है तो हम चले जाते हैं 1940s के टाइम में, जब जापानीज एम्पायर काफ़ी पावरफुल एम्पायर था। वर्ल्ड वॉर टू की जब भी बात होती है तो फोकस सारा शिफ्ट हो जाता है जर्मनी के ऊपर, नाजी हिटलर के ऊपर, जो कि काफ़ी कोहराम मचाए हुए था पूरे यूरोप में। लेकिन जो फोकस नहीं जाता है वो नहीं जाता है जापानीज एम्पायर के ऊपर। जापानीज एम्पायर एशिया की सबसे बड़ी ताकत उभर के आया था। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन 1869 के मेजी रेस्टोरेशन के बाद क्या होता है, ये एक इवेंट था जिसके बाद जापान बहुत पावरफुल होना शुरू हो जाता है। बहुत ही कम समय में, कुछ ही दशकों में, कुछ ही डेकेड्स में मान लीजिए, आप ये लगाओ कि जापान डेवलप हो जाता है, मिलिट्राइज हो जाता है, बहुत पावरफुल मिलिट्री बना लेता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वहाँ पे शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से ना ही जापान अपने आप को बचा पाता है यूरोपियन और अमेरिकी ताकतों से, जबकि खुद एक इंपीरियल पावर बन जाता है, खुद दूसरों के ऊपर हमला करके कब्जाना शुरू कर देता है। 1890s 1900s के बाद जापान की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके बाद पावरफुल जापानीज एम्पायर का निर्माण होता है। जापानीज एम्पायर पहले भी था, लेकिन जो ताकत जापानीज एम्पायर की 19th सेंचुरी के एंड में और 20th सेंचुरी के शुरुआत में होगी, वो अनपैरेलल्ड थी। जापानीज भी एक इंपीरियल पावर बन चुके थे और उनके पास रिसोर्सेज की हमेशा से कमी रही है। जापान एक ऐसा देश है जहाँ पे रिसोर्सेज सिर्फ दिमाग है, सिर्फ ह्यूमंस है। खाने की चीज़ें या बाकी रिसोर्सेज की बात करें तो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट रहा है, आज भी और पहले भी था। इसकी वजह से जापान की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो वो इंपीरियल एक देश बन जाता है और दूसरे एशियाई कंट्रीज़ को कब्जाना शुरू कर देता है, जिसमें कोरिया का एरिया शामिल है, चाइना का बहुत बड़ा पोर्शन शामिल है, जो कि ईस्टर्न चाइना की बात करते हैं, स्पेशली मंचूरिया। और बाद में जब उसकी ताकत और ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है, एक्सेस पावर्स डैट इज़ जर्मनी इटली के साथ हाथ मिला के, उसके बाद तो इंडो चाइना के बहुत एरियाज़ के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देता है, जहाँ पे वो फ्रेंच और यूके जैसी पावर्स को भी खदेड़ देता है। तो उसकी वजह से 1940 तक आते आते जापानीज़ पावर इतनी बढ़ गई थी कि जापानीज़ एम्परर जो थे हिरोहितो, वो नशे में, ताकत के नशे में इतने ज़्यादा चूर हो चुके थे कि उनको बागे कुछ दिख नहीं रहा था। उनको ये था कि मैं और भी एरियाज़ को कब्जाऊं और रिसोर्सेज जितने हो सके हासिल कर लूं। अब इनकी यूएस से प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा क्या था कि यूएस के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन हो जाती है जापानीज एम्पायर की। यूएस दरअसल में काफ़ी रिसोर्सेज लिया करता था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रिलेशंस थे जापानीज के साथ। जापान काफ़ी जो ऑयल है और बाकी रिसोर्सेज है यूएस से लिया करता था। लेकिन वर्ल्ड वॉर टू के बाद सिस्टम ऐसा हो जाता है कि यूएस वो सारी सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से रिसोर्सेज को लेने में बड़ी दिक्कत आती है जापानीज़ को। तो जापानीज़ बहुत ही जैसे एक नाइव इंसान की तरह, एक बहुत ही भोले भाले इंसान की तरह सोचता है कि मैं यूएस को एक पंच मारता हूँ, इतनी ज़ोर से पंच मारूंगा कि वो उसके बाद उठेगा ही नहीं। ऐसा अटैक करता हूँ पैसिफिक ओशन में कि यूएस की डोमिनेंस वहीं ख़त्म कर दूंगा। तो जापानीज़ एम्पायर का ये जो एक बचकाना हरकत थी, जिसको हम मान सकते हैं, पर्ल हार्बर का अटैक जो कि 7 दिसंबर 1941 में होता है, जिसमें यूएसए डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन में आ जाता है जब हम जापान की बात करते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, यूएस कूद जाता है वर्ल्ड वॉर टू में, एक्टिवली कूद जाता है। पहले इतना एक्टिव नहीं था और अब वो ठान लेता है कि जापान को किसी भी हालत में छोड़ेगा नहीं। तो जापानीज़ एम्पायर यहाँ पे क्या कर रहा था, यूएस को एकसा रहा था और उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था, बगैर जाने कि यूएस की ताकत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा है। तो ये कुछ गलतियां हैं जब जापान
वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ताकत के नशे में कर देता है। एयरक्राफ्ट करियर्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश वो करता है कि यूएस नेवी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो यूएस और जापानीज एम्पायर की जो यहाँ पे दुश्मनी है ये बहुत ही भयानक मोड़ ले लेगी 1945 में, जिसके बारे में आज हम बात कर ही रहे हैं। तो 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर का अटैक, एक ऐसा अटैक जो कि यूएस बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर रहा था, बिल्कुल नहीं देख रहा था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। और इस अटैक में बेसिकली क्या होता है, बहुत चुपके से जापानीज अटैक करते हैं। 7 दिसंबर 1941 को अटैक होता है और यहाँ पे यूएस नेवी के बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। 2000 से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ यहाँ पे होती हैं। जापानीज़ की साइड पे भी कैजुअलिटीज़ होंगी, उनके कुछ सबमरीन डिस्ट्रॉय होंगे, कुछ एयरक्राफ्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे, लेकिन 2000 से ज़्यादा यहाँ पे जो कैजुअलिटीज़ हैं वो यूएस की होती हैं, जिसमें काफ़ी सिविलियंस भी शामिल थे और उनकी मिलिट्री के तो शामिल थे ही थे। पर्ल हार्बर का जो अटैक होता है हवाई आइलैंड्स में होता है। ये याद रखना, ये जो अटैक है मेनलैंड यूएसए में नहीं हुआ था, क्योंकि जापान के पास जो हवाई आइलैंड्स है जापान से काफ़ी क्लोज पड़ता है, तो वहाँ पे अटैक करना उनके लिए काफ़ी ईजी था। ये बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर पाए और इसमें यूएस का काफ़ी नुकसान हो जाता है और वहीं से जापान की बर्बादी की जो सागा है वो शुरू हो जाती है। तो ये जो पर्ल हार्बर का अटैक है ये बहुत बाद में जाके भारी पड़ेगा जापान को। किस तरीके से पड़ेगा वही हम यहाँ पे देखेंगे। अब इस शख्स को आप देख पा रहे हैं, दिस इज हैरी ट्रूमन, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट बनते हैं फ्रैंकलिन रूजवेल्ट की डेथ के बाद, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही हो जाती है। अब सबसे पहले बात कर लें कि जापान के ऊपर पूरी स्टोरी चल रही है, लेकिन जो न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक वेपन डेवलप करने का जो सिस्टम यूएस चलाता है, जो एक सीक्रेट कोड यहाँ पे चलाता है, सीक्रेट मिशन चलाता है, वो प्राइमरली जापान के लिए नहीं था। जापान पे बाद में यूज़ होता है वो अलग बात है, लेकिन वो किस देश के लिए बनाया गया था, वो जर्मनी के लिए बनाया गया था। जर्मनी में 1930s के एंड की अगर बात करें तो बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट वहाँ मौजूद थे जो कि एटॉमिक बॉम्ब बनाने में लगे हुए थे। सबसे पहले जो पहल की थी वो जर्मनी ने की थी ऐसे बॉम्ब्स को डेवलप करने की, जो कि डेफिनेटली जर्मनी, जितना एग्रेसिव जर्मनी था उस टाइम पे, यूज़ कर सकता था यूरोप या किसी और इलाके में। लेकिन जर्मनी के लिए बदनसीबी की बात होती है कि एक एक्सीडेंट हो जाता है उनकी लैब में और वो इस तरीके का बॉम्ब नहीं बना पाते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब यूएस के पास से खबर पहुंचती है कि जर्मनी ऐसी चीज़ कर रहा था या कर रहा है, शायद अब भी कर रहा होगा 1930s में, तो यूएस यहाँ पे प्रोजेक्ट शुरू कर देता है जिसके तहत एटॉमिक बॉम्ब्स यहाँ पे डेवलप किए जाएंगे। और उसको हेड करने वाला कौन होगा, एक जर्मन मूल का ही व्यक्ति होगा जो कि ज्यू था, क्योंकि ज्यूस को परसिक्यूट किया जा रहा था, बहुत ज़्यादा उस कम्युनिटी को तंग किया जा रहा था बाय हिटलर। वो यूएस में जाके सेटल हो गया था, तो उसने सोचा कि जर्मनी को रोकना होगा। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है कि एटॉमिक बॉम्ब यूएसए किन हालातों में बना रहा है, किसके लिए बना रहा है, किसको टक्कर देने के लिए बना रहा है। तो दैट वाज जर्मनी एंड नॉट जापान। सो ओरिजिनल टारगेट जर्मनी था उनका। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इनके ऊपर लास्ट ईयर मूवी भी आई है जो कि ऑस्कर्स भी जीत के ले गई है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर जो कि बहुत उच्च कोटि के फिजिसिस्ट थे, बहुत तगड़े साइंटिस्ट थे, और उनके साथ यूएस मिलिट्री के जनरल हैं लेस्ली ग्रोव्स। इन दोनों के पास सरकार ने कमान दे दी कि आपको प्रोजेक्ट मैनहट्टन चलाना है, जिसके तहत एटॉमिक बॉम्ब को आपको डेवलप करना होगा। ये बहुत जल्दी करना है और बहुत ज़रूरी है करना, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है थोड़े टाइम में। न्यू मैक्सिको एरिया जो है यूएसए का, जो कि आज डेजर्ट एरिया, उस टाइम पे भी डेजर्ट था, बहुत खाली एरिया था, वहाँ पे बहुत जल्दी में एक छोटा सा टाउनशिप डेवलप किया जाता है। बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट वहाँ पे बुलाए जाते हैं, आर्मी का पूरा वहाँ पे बेस तैयार किया जाता है, जहाँ पे एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करने का जो काम है वो शुरू किया जाएगा। तो ये जो पर्सनालिटीज़ आप देख पा रहे हैं, ये हेड थे उस पूरे प्रोजेक्ट के, जिसके तहत इंसान ने खुद के विनाश का जो एक बहुत बड़ा टूल है वो डेवलप किया, दैट इज़ द एटॉमिक बॉम्ब। हालांकि आज के हिसाब से देखें तो उन एटॉमिक बॉम्ब की ताकत कुछ भी नहीं थी, किलो टन्स में थी, अब तो मेगा टन्स में होती है। इतनी होती है कि शायद इमेजिन करना भी अब मुश्किल हो जाए।
तो यहीं से शुरुआत होती है प्रोजेक्ट मैनहट्टन, जो कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर एज अ साइंटिस्ट यहाँ पे हेड करते हैं, और जहाँ पे और भी बड़े प्रोमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं, जैसे कि एनरिको फर्मी, हैंस भी थे, और थोड़ी हेल्प यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ली जाएगी, क्योंकि वो भी उस टाइम पे अमेरिका में थे, वो भी ज्यू ही थे। तो यहाँ पे पूरी सागा शुरू हो जाती है एटॉमिक बॉम्ब को डेवलप करने की। उसके बाद जब मैनहट्टन प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, काफ़ी प्रॉब्लम्स भी इसमें आती हैं, और ये भी डर था कि कोई अगर स्पाई होगा तो हो सकता है ये सारी प्रोजेक्ट की जो डिटेल्स हैं वो किसी एनिमी कंट्री को दे दे, जो कि बाद में से होगा भी जब बॉम्ब ड्रॉप किए जाएंगे। उसके बाद ये प्रोजेक्ट में एक स्पाई भी होगा जो कि यूएसएसआर, जो कि मॉडर्न रशिया है, उसको जाके इन्फॉर्मेशन दे देगा, और वर्ल्ड वॉर 2 के ख़त्म होने के कुछ ही टाइम बाद यूएसएसआर भी एक एटॉमिक पावर बन जाएगा। तो वो भी इसी प्रोजेक्ट के लीकेज की वजह से यूएसएसआर को काफ़ी हेल्प मिलेगी यहाँ पे। ऑपरेशन ट्राइनिटी, जो कि 16 जुलाई 1945 को किया जाता है न्यू मैक्सिको डेजर्ट एरिया में, इस तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट वहाँ पे किया गया था। 14 किलो टन का ब्लास्ट वहाँ पे हुआ, जिसने ये कंफर्म किया कि दुनिया को एक एटॉमिक बॉम्ब मिल चुका है। तो ऑपरेशन ट्राइनिटी, जो कि जुलाई 16 में होता है, टेस्ट जो किया जाता है, अब उससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स जो है यूएस मिलिट्री की, यूएस गवर्नमेंट की सॉल्व होने वाली थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये वो बॉम्ब्स हैं जो कि हिरोशिमा और नागासाकी पे बाद में गिराए जाएंगे। पहला है फैट मैन, पहला है लिटिल बॉय, सेकंड है फैट मैन। लिटिल बॉय जो था वो यूरेनियम बेस्ड बॉम्ब था, और प्लूटोनियम बेस्ड बॉम्ब था फैट मैन। फैट मैन की पावर भी ज़्यादा थी, 21 किलो टन का बॉम्ब था, 15 किलो टन के आसपास था लिटिल बॉय। और ये वही बॉम्ब्स हैं जो कि प्रोजेक्ट ट्राइनिटी के बाद डेवलप किए गए, जब सक्सेसफुली एटॉमिक बॉम्ब्स को यहाँ पे डेवलप कर दिया गया था। लेकिन फिर उसी सवाल पे आते हैं कि इतनी विनाशकारी चीज़ यूएस आर्मी इतनी स्पीड से क्यों बनाने लगी हुई है, क्योंकि 1945 में, याद रखना, मई तक आते आते जर्मनी अपने घुटने टेक देता है। आखिर तक बचे रहने वाली जो एक्सेस पावर थी वो जापान ही थी, लेकिन जर्मनी यहाँ पे घुटने टेक देता है, तो जर्मनी का तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं है कि वहाँ पे बॉम्ब गिराना है। तो फिर ये चीज़ क्यों यहाँ पे की गई? ड्यू टू द एग्रेशन ऑफ जापानीज एम्पायर। यूएस आर्मी पहले सोच रही थी कि जापान में अपनी ट्रूप्स को, अपनी सेना को भेज के पूरे जापान को कैप्चर करेंगे, उसके बाद जापान घुटने टेकेगा, जापान को सरेंडर करवाया जाएगा। तो वो ऑपरेशन था ऑपरेशन डाउनफॉल, जो कि प्लान किया जा रहा था। लेकिन बाद में जब देखा, एक बैटल होता है, बैटल ऑफ ओकिनावा, ये 1945 में ही होता है, 3 महीने के करीब ये चलता है, अप्रैल मई के आसपास से शुरू हो जाता है। लेकिन एक छोटे से, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मेनलैंड जापान से काफ़ी दूर है, ये छोटे से आइलैंड्स हैं ओकिनावा। बैटल ऑफ ओकिनावा में यूएस को समझ में आई एक बात कि इस छोटे से बैटल में, इस छोटे से आइलैंड में 50,000 से ज़्यादा अमेरिकन सोल्जर्स यहाँ शहीद हो चुके हैं। और जब जापानीज़ जो हैं, उनकी मिलिट्री तो लड़ी रही है जापानीज़, लेकिन जो जापानीज़ सिविलियंस हैं वो भी अपनी आखिरी सांस तक लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मेनलैंड जापान में अपने सैनिकों को उतारेंगे, ये तो 10 से ज़्यादा साल लग जाएंगे जापान को कैप्चर करने में। तो इतना महंगा ऑपरेशन, और ऊपर से तब भी गारंटी नहीं है कि शायद वो जीत ही पाएंगे या नहीं, तो उनका पूरा पर्पज़ ही यहाँ पे डिफीट हो जाएगा। वो इस लड़ाई से इनको समझ में आ गया, बैटल ऑफ ओकिनावा, जो कि पहले ऑपरेशन डाउनफॉल प्लान किया जा रहा था, अब उसके ऑल्टरनेटिव्स खोजने लगे हैरी ट्रूमैन, जिस प्रेसिडेंट की हमने बात की। तो यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत यूएस के लिए हो गई थी कि जापानीज़ के घुटने जल्दी से जल्दी कैसे टिकवाए जाएं, क्योंकि वैसे ही बहुत नुकसान हो रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो चुकी थी। तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन आना था? और जापानीज़ भी यही सोच के बैठे हुए थे, जापानीज़ एम्पायर हीरो हुई तो उनको कोई आइडिया नहीं है कि क्या होने वाला है। वो भी यही सोच रहे थे कि अमेरिकन हमला करने आएंगे तो हम उनको ग्राउंड पे देख लेंगे, हम उनको इतना फ्रस्ट्रेट कर देंगे कि उनको हमारे साथ कोई ना कोई सुलह करनी पड़ जाएगी, ट्रूस करना पड़ जाएगा। लेकिन अमेरिका के प्लान्स यहाँ पे कुछ और ही हो गए थे। ऑपरेशन ट्राइनिटी ने उनको एक ऐसी होप दी, प्रोजेक्ट मैनहट्टन की जो हम बात कर रहे हैं,
कि एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराने का जो एक टाइम है वो बहुत पास आ गया है। एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराया जाना चाहिए, जिससे अमेरिकन रिसोर्सेज या फिर बहुत ज़्यादा जो अमेरिकन जाने जो चली जाती ऑपरेशन डाउनफॉल के बाद, जापान में घुसने के बाद, ग्राउंड इन्वेजन के बाद, वो शायद बचाई जा सकें। तो यहाँ पे प्लान किया जाता है आफ्टर बैटल ऑफ ओकिनावा कि फाइनली एटॉमिक बॉम्ब्स को गिराया जाएगा। पोट्सडैम डिक्लेरेशन जो कि 1945 की 45 जुलाई के एंड वाले वीक में की जाती है जर्मनी में। यहाँ पे हैरी ट्रूमैन जो कि प्रेसिडेंट है यूएसए के, वार्निंग भी देते हैं जापान को कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी, हमारे आगे घुटने टेक दो, सरेंडर कर दो, डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी, मान जाओ हमारी बात। ऐसा हमला होगा कि पूरी दुनिया ने आज तक देखा ही नहीं है। एक अल्टीमेटम भी दिया गया पोट्सडैम डिक्लेरेशन में। लेकिन उसके बाद क्योंकि जापान भी अपनी ताकत के नशे में काफ़ी चूर था, एम्परर बिल्कुल भी यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहे थे, उसके बाद उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया कि नहीं, हम अभी हार नहीं मानेंगे। जापानीज़ हार मानने के मूड में थे ही नहीं। लेकिन फिर वो दिन आता है जब इंसान को धरती पे जहन्नुम के दर्शन हो जाते हैं, नरक के दर्शन हो जाते हैं। दैट इज़ अगस्त 6, जिसको हिरोशिमा डे भी बोला जाता है। और ये भी याद रखना कि हिरोशिमा नागासाकी 2 जगह जो बॉम्ब गिरे, और भी बॉम्ब्स की तैयारी की जा चुकी थी। सितंबर अक्टूबर में 3-3, 4-4 बॉम्ब्स का प्लान ऑलरेडी बन चुका था। फैट मैन नाम के जो बॉम्ब्स थे, उसके जो डिज़ाइन के बॉम्ब्स थे, ऑलरेडी तैयार हो रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद यूएसए बॉम्ब नहीं गिराने वाला था। लेकिन अब बात करते हैं उस टीम की जो एक्चुअली इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देती है। B-29 बॉम्बर जिसका नाम था एनोला गे, उसमें लिटिल बॉय नाम का जो एटॉमिक बॉम्ब है उसको कैरी किया गया और उसको अगस्त 6 सुबह गिराया गया। और उसकी टीम की अगर बात करें तो उसको लीड कर रहे थे कर्नल पॉल टिबिट्स, जो कि कुछ ही साल पहले उनकी डेथ हुई है और काफ़ी लंबी उम्र वो जी के गए हैं। तो ये पूरी टीम आप देख सकते हैं एनोला गे की, जो रिस्पॉन्सिबल थी, जिनको खुद को नहीं पता कि एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब की पावर है क्या। सो एनोला गे उस B-29 बॉम्बर का नेम जिसने एक्चुअली एटॉमिक बॉम्ब गिराया। अब अगस्त 6 को बड़ा ही नॉर्मल दिन था, बहुत अच्छा सनी डे था। किसी जापानीज़ को यहाँ पे आइडिया नहीं है कि उनके साथ सुबह होने वाला क्या है, कुछ भी आइडिया नहीं है उनको। सुबह बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, नॉर्मल, सब नॉर्मल चीज़ें अपने आप चल रही हैं। अब हिरोशिमा को टारगेट किया गया। अब कुछ यूएस के लोग यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं कि वो बहुत प्रोमिनेंट मिलिट्री बेस था भी, लेकिन हिरोशिमा सबसे बड़ी सिटीज़ में से एक था जापान की, आज भी है, जहाँ पे सिविलियंस की जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे बॉम्ब गिराया जाता है सुबह, और 1000 फीट जब ऊपर होता है वो फट जाता है, जिसका नाम था लिटिल बॉय। और कुछ ही सेकंड्स में जो तापमान है वो 1000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और 3-4 किलोमीटर के रेडियस में कुछ भी नहीं बचता, टोटल डिस्ट्रक्शन होती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि हो क्या गया है। उसके बाद फायर स्टॉर्म आते हैं, जस्ट लाइक जैसे कोई जहन्नुम को इमेजिन कर ले, नरक को इमेजिन कर ले, वैसा सिचुएशन हो गया। और 80,000 से भी ज़्यादा लोग इंस्टेंटली मारे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये एक बहुत प्रोमिनेंट बिल्डिंग थी हिरोशिमा की। इसको ग्राउंड ज़ीरो भी बोलते हैं बिकॉज इसके ऊपर ही वो जो ब्लास्ट है वो हुआ था, और इसको आज भी डेवलप नहीं किया गया एज ए मेमोरियल के उस टाइम पे हुआ क्या था। और अगले साल 2025 में इसके 80 साल पूरे हो जाएंगे। अब इसमें 10,000 जापानीज़ मिलिट्री वाले भी मारे जाते हैं, लेकिन सिविलियंस जो मारे गए उनकी तादाद जैसे मैंने बताई 80,000 से भी ज़्यादा थी इमीडिएटली। टोटल तो 1-1.5 लाख से भी ऊपर हो जाएगी। उसके बाद जो कई सालों तक जो जापानीज़ ने झेला, जो स्किन उनकी जली, जो उनको रेडिएशन से प्रॉब्लम हुई,
वो इम्पैक्ट तो कई सालों तक, कई डेकेड्स तक चलता जाएगा। तो अगस्त 6 को पहला जब जापानीज विध्वंस यहाँ पे देखा जाता है, जो कि एनोला गे नाम के B-29 बॉम्बर ने किया। लेकिन उसके बावजूद भी, अब यहाँ पे जापानीज मिलिट्री का रवैया भी देख सकते हैं, उसके बावजूद भी वो गिव अप करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। उनको समझ तो नहीं आया कि इतना बड़ा बॉम्ब कहाँ से आ गया, क्या चीज़ है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी वो गिव अप करने के मूड में नहीं है। जापानीज हीरो ही तो अब भी अड़े हुए हैं कि कोई बात नहीं, बॉम्बिंग्स तो पहले भी हो रही थी, कारपेट बॉम्बिंग्स हो रही थी, तो ये थोड़ा बड़ा बॉम्ब है और क्या हो गया। उसके बाद 3 दिन बाद फिर से बॉम्ब गिराया जाता है, फिर से बॉम्ब गिराया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और आती है। हमें सबको पता है कि नागासाकी के ऊपर बॉम्ब गिराया गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नागासाकी मेन टारगेट नहीं था। अगस्त 9 को मेन टारगेट बिल्कुल नहीं था। मेन टारगेट था कोकूरा नाम का शहर, जिसको एक्चुअली बॉम्ब करना था। तो कोकूरा और कोकूरा के वासियों को आप बहुत लकी मान सकते हो कि ड्यू टू द फैक्ट के अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट है, जो कि एक्चुअली बॉम्ब गिराने वाला था वहाँ पे, उसका फ्यूल कम हो जाता है। उसके साथ जो रेकोनेंस के लिए जो आपके एयरक्राफ्ट चलते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट सपोर्टिंग एयरक्राफ्ट भी साथ में चलते हैं, सिर्फ एक बॉम्बर नहीं साथ में चलता है, वो थोड़े पीछे रह गए थे। उन चक्करों की वजह से क्लाउड कवर काफ़ी ज़्यादा होगा कोकूरा के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, हिरोशिमा के पास है, नागासाकी से थोड़ा सा दूर पड़ता है। ठीक है, दैट इज़ वाई ये शहर बच जाता है। लेकिन लो फ्यूल होने की वजह से सेकेंडरी टारगेट जो कि नागासाकी था, फिर वहाँ पे वो चले गए और देन नागासाकी को फाइनली बॉम्ब किया। फैट मैन नाम का बॉम्ब वहाँ पे गिराया गया और काफ़ी डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ। लेकिन नागासाकी का डिस्ट्रक्शन हिरोशिमा के कंपैरिजन में कम होगा, क्योंकि वो एक हिली एरिया था, एक इनक्लोज्ड एरिया था, तो ज़्यादा दूर तक ना तो रेडिएशन जाता है, ना ही ब्लास्ट का इम्पैक्ट जाता है। तो 50-60 हज़ार से ज़्यादा यहाँ पे डेथ्स होती हैं इमीडिएटली, लेकिन हिरोशिमा से कम थी। जबकि फैट मैन ज़्यादा इंटेंसिटी का बॉम्ब था, और यहाँ पे कोई जो फायर स्टॉर्म है जो कि हिरोशिमा में आता है, वो भी नहीं आता। तो बहुत तगड़ा विध्वंस यहाँ पे भी होता है, लेकिन ड्यू टू द फैक्ट कि ज्योग्राफी हल्का सा फेवर यहाँ पे कर रही है, तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दूर तक नहीं जाता है। लेकिन उसके साथ हम यहाँ पे देख सकते हैं जापान का मैप। हिरोशिमा, नागासाकी, कोकूरा की स्टोरी हम यहाँ पे देख चुके हैं, लेकिन क्योटो प्रोटोकॉल हम जानते हैं, बहुत बहुत, बहुत फेमस है। क्योटो नाम की सिटी, जो कि हिस्टोरिकली जापान की बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, यहाँ पे भी बॉम्ब गिराने की प्लानिंग हो रही थी। वो तो बाद में यूएस वालों ने डिसाइड किया कि इसको हम नहीं बॉम्ब करेंगे, इनका एक कल्चरल हेरिटेज सेंटर है। नीगाता जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीगाता, ये भी एक टारगेट था, प्रोस्पेक्टिव टारगेट था। तो 2-3 टारगेट्स जो कि आगे फर्दर हो सकते थे, वो यहाँ पे बच जाते हैं। अब जो बॉम्ब गिराने वाली पार्टी थी, जो प्लेन था, अब उसका नाम था बॉक्सकार, जिसके हेड थे चार्ल्स स्वीनी, मेजर चार्ल्स स्वीनी। तो एनोला गे नहीं था, इट वाज अ डिफरेंट बॉम्बर दिस टाइम। और समझ में इनको भी नहीं आया जब ये बॉम्ब गिरा के गए कि इतनी बड़ी इंटेंसिटी का बॉम्ब कहाँ से आ गया। दे वर नॉट गिवन द फुल इंफॉर्मेशन। तो नागासाकी का मशरूम क्लाउड आप देख सकते हो, 20, 30, 40 किलोमीटर्स की हाइट तक ये गया, और जो इनके इम्पैक्ट है वो तो बहुत डेकेड्स तक आगे चलते रहे। तो अगस्त 9 के बाद जब जापान की बैठक होती है उनके एडवाइज़र्स की, किंग के एडवाइज़र्स की, तो उसके बाद फैसला लिया जाना था कि क्या गिव अप करना है या नहीं करना है, सरेंडर करना है या नहीं करना है। फिर उसके बाद भी पूरी सहमतियाँ नहीं बनती है। उसके बाद भी कुछ जापानीज अड़े हुए हैं कि हम आखिरी सांस तक हमें लड़ना चाहिए, हमें गिव अप नहीं करना चाहिए। लेकिन 6 की काउंसिल में 3-3 का एक स्प्लिट हो जाता है। 3 एक साइड हो जाते हैं जो कहते हैं कि लड़ाई रुकनी चाहिए, 3 एक साइड हो जाते हैं कि लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए। फिर वहाँ पे कास्टिंग वोट डालते हैं एम्परर हिरोहितो, जो कि कहते हैं कि वी शुड सरेंडर नाउ, क्योंकि अगला बॉम्ब टोक्यो पे भी गिर सकता था, जिससे सारी रूलिंग फैमिली क्लीन अप हो सकती थी।
तो इस तरीके से जापानीज एग्रेशन जो उन्होंने स्टार्ट किया पर्ल हार्बर से, उसका एंड काफ़ी ज़्यादा बुरा होता है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि दूसरे शहरों में कोई नुकसान नहीं हुआ। बॉम्बिंग दूसरे 64 जापानीज शहरों में ऑलरेडी हो रही थी और उसमें भी लाखों लोगों की डेथ होती है। लेकिन इतने बड़े स्केल का बॉम्ब पहली बार गिराया गया, और जिसने ये बता दिया दुनिया को कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अब किस लेवल का विध्वंस कर सकती है। और वो विध्वंस सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं होगा, वो जनरेशन टू जनरेशन भी कैरी कर सकता है। फिर उसके बाद फाइनली यहाँ पे जापानी सरेंडर किया जाता है। यूएस जनरल जो मैकार्थर हैं, उनके ही एक डेप्यूटी आते हैं जो कि पूरा इसका देख रेख करते हैं, एंड देन फाइनली वर्ल्ड वॉर 2 का यहाँ पे एंड होता है। लेकिन जैसे हमने पहले बात की कि एटॉमिक बॉम्ब की जो रेस है अब वो ज़्यादा हीटअप हो जाएगी, क्योंकि एक स्पाई था जो कि प्रोजेक्ट मैनहट्टन में इंक्लूड हो गया था, जिसकी वजह से वो सारी इन्फॉर्मेशन यूएसएसआर को चली जाती है, और फिर यूएसएसआर उससे भी ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब्स डेवलप करनी शुरू कर देता है। और इंडिया भी फाइनली 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा से अपना न्यूक्लियर टेस्ट करता है, और जिसके बाद न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। बट ये एटॉमिक बॉम्ब हमें अब आज बताते हैं कि किस तरीके से डिस्ट्रक्शन इंसान कर सकता है, किस लेवल की कर सकता है। और आज लगभग 80 साल बाद इससे भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब्स मौजूद हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज हिस्टोरिकल एनालिसिस। कल हम फिर एक इम्पॉर्टेंट एनालिसिस के साथ आएंगे जिसमें न्यू टॉपिक होगा, न्यू एनालिसिस होगा। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।